It is a terrifying fact that life is at the mercy of these tiny enemies, microbes. It is a consoling hope that science will not remain powerless to these enemies. Louis Pasteur, the famous French microbiologist. इतना पुराना दोस्तों हमारा एग्जिस्टेंस है, शायद उतनी ही पुरानी हमारी लड़ाई है तरह तरह की बीमारियों से बचने की, उनसे निजात पाने की। एक ऐसी ही बीमारी और उससे बचने के लिए जो बनी वैक्सीन, उसके बारे में कुछ रोचक तथ्य लेकर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव है। जिस बीमारी का जिक्र मैं आज कर रहा हूँ, उसका पहला मरीज मैंने 1997 में देखा था, जब मैं मुंबई के नायर हॉस्पिटल में अपनी रेजिडेंसी कर रहा था। उस रोज़ भी हर रोज़ की तरह मैं सुबह तैयार होकर अपने 7th फ्लोर पे स्थित वार्ड की ओर निकला। वार्ड पहुंचने से पहले ही कॉरिडोर में मुझे कुछ अलग सी फीलिंग आई। उस दिन की वाइब बाकी दिनों से कुछ अलग थी। लोगों का हुजूम वहाँ पे जमा था, स्टाफ में, सब में एक अलग तरह का दहशत था। उनकी आंखों पे डर दिख रहा था। एक और चीज़ जो मुझे दिखी कि वो उस दिन पूरे कॉरिडोर में अंधेरा था। किसी के कराने की, चिल्लाने की बड़ी ही भयानक सी आवाज़ें बार बार सुनाई दे रही थी। जानकारी करने पे पता चला कि सारी लाइट्स इसलिए ऑफ कर दी गई हैं क्योंकि उस कर्टन के पीछे जो मरीज है उसको लाइट से डर लगता है, उसको अंधेरा चाहिए, रोशनी उससे फिट्स ला सकती है। जी हाँ दोस्तों, शायद अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं किस बीमारी की बात कर रहा हूँ। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो डॉग बाइट के ज़रिए, मंकी बाइट के ज़रिए या किसी और वाइल्ड एनिमल के बाइट के ज़रिए इंसानों में होती है, लेकिन इतनी खतरनाक होती है। शायद ही दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा मरीज हो जिसे रेबीज हुआ और वो जिंदा बच पाया। कहने का मतलब कि मॉर्टेलिटी 100% है। और उससे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि ऐसे मरीजों का अंत बहुत ही दुखद होता है। रेबीज का वायरस थोड़ा अलग है। जैसे बाकी वायरसेस ब्लड के थ्रू अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, पूरी बॉडी में फैलते हैं। रेबीज का वायरस नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और ब्लड से फ्लो करने वाले वायरसेस को एक एडवांटेज है कि वो जल्दी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं और उनका इफेक्ट ज़्यादा जल्दी शुरू हो सकता है। तो उनको एक डिसएडवांटेज भी है क्योंकि ब्लड में पेट्रोल कर रही हमारे इम्यूनोलॉजिकल सेल्स उनको जल्दी काउंटर भी कर सकते हैं। जबकि नर्वस सिस्टम में इन्फेक्ट करने और नर्व रूट को लेने के काफ़ी दिनों तक इसके कोई सिम्टम्स ना हो, ऐसा हो सकता है। ये कि बहुत ही पेनफुल किस्म का अंत पेशेंट में होता है, जिसमें उसे हर चीज़ से डर लगने लगता है, जिसे हम लाइट से डर लगने लगता है, जिसे हम फोटोफोबिया कहते हैं। यहाँ तक कि पानी देखते ही उसको दौरे या फिट्स जैसी स्थिति हो जाती है, स्पाज्म हो जाता है उसकी पूरी बॉडी में। इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, जो क्लासिकल रेबीज का सिम्टम है। और अंततः उसकी इस दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। आज तक रेबीज का कोई भी इलाज साइंस ने नहीं दिया है। हाँ, रेबीज से बचा जा सकता है और ये रेबीज की वैक्सीन बनाई लुईस पास्चर ने 1885 में। वो कहानी भी काफ़ी रोचक है और काफ़ी इंसानी जज्बे और साहस की कहानी है। (1885) में एक 9 साल के बच्चे जोसेफ माइस्टर को डॉग बाइट हुआ। करीब 14 जगह डॉग बाइट के वुड्स थे। उसका बचना लगभग नामुमकिन था और ये बात उसकी मदर और उसके पीडियाट्रिशियन दोनों बखूबी जानते थे। दोनों के चेहरे पे डर साफ दिख रहा था
अब आप सोचिए कि अगर किसी को पता हो कि उसे एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है और वो 100% मॉर्टैलिटी वाली बीमारी है, तो उनके हाव भाव क्या होंगे, उनकी मनस्थिति क्या होगी। लेकिन ऐसे में भी उसकी माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार थी और उसने अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट किया कि क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप इस बच्चे को पेरिस ले जा सकते हैं, वहाँ किसी ने इस बीमारी पे कुछ शोध करी है और उससे बचने का कुछ तरीका शायद खोज निकाला है। तो 48 घंटे का सफ़र कर कर उसकी माँ अपने बेटे जोसेफ माइस्टर को लेकर पेरिस की लेबोरेटरी में पहुंची, जो लुइस पास्चर की लेबोरेटरी थी जिस पे वो रैबिट डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और उन्होंने एक ऐसा सीरम बनाया था जिससे कुत्तों में इस बीमारी को रोका जा सके। हालांकि तब तक इंसानों पर इसका प्रयोग नहीं हुआ था और लुइस पास्चर के पास ऐसा ऑथराइजेशन भी नहीं था कि उसे इंसानों पर टेस्ट कर सके। लेकिन बाकी कलीग्स की सलाह पे और उसकी जोसेफ माइस्टर की मदर के कंसेंट पे उन्होंने पहली बार इसका टेस्ट किया जोसेफ माइस्टर पे। और आश्चर्य की बात, सारे जग के लिए आश्चर्य की बात ये रही कि जोसेफ माइस्टर जिंदा रहा। न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि अपने जीवन के अंत तक 60-65 साल की एज तक वो लुइस पास्चर की लेबोरेटरी में एज केयर टेकर काम करता रहा। यहीं से शुरुआत उस दिन हुई रेबीज़ वैक्सीनेशन की। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको रेबीज़ और उसके इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी दी, उसकी वैक्सीन बनने की कहानी आपको सुनाई। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी जब मैं आपको रेबीज़ के प्रिवेंशन के बारे में बताऊंगा, उसकी वैक्सीन कब और कैसे ली जा सकती है, किसके लिए फ़ायदेमंद होगी। इस सारी जानकारी के साथ मैं अगले एपिसोड में आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, जाने से पहले इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।